Welcome to the Surprise Education, an initiative to make education simple, easy, and very interesting. I am Himanshu. In this series, we are going to discuss some important questions that were recently asked in various teaching exams and have possibility to appear in upcoming teaching exams. But like always, first we take a overlook some inspirational stuff. The main problem of people is not that they don't have the time, but the actual problem of people is that they don't have the right direction. मतलब लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है, सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इन 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना हो और हम थोड़ी देर किसी डायरेक्शन में जाते हैं और उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फिर उस डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ देर बाद फिर से डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लोग एक राइट डायरेक्शन में कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम तक चलें, तभी हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन आज के डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग आज सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 5 एंड 36। इनका डिफरेंस दिया गया है एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली अगर लिखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है जो पहले है वो पहले वाला होगा और जो बाद में लिखा है उसका ये होगा। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन समझो यूपी टेट वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यूपी टेट वालों के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस एंड प्रोडक्ट वाला, और दूसरा जिसमें वो लड़की थोड़ी सी किताब पढ़ती है और फिर उसके बाद वो सो जाती है, बाकी की किताब वो कितने टाइम में पढ़ेगी। ये 2 क्वेश्चन यूपी टेट के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। तो हमें इसमें बताना है देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, कि इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या है। देखो इसके दो अप्रोच हैं। एक तो ये है कि पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व करें और दूसरा है डायरेक्ट। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। हमने 2 नंबर एज्यूम कर लिए ए और बी। इनका डिफरेंस a माइनस बी इक्वल 5, इनका प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल 36। हमें फाइंड करना है देन द डिफरेंस देयर रेसिप्रोकल। इनके रेसिप्रोकल होंगे 1/a और 1/b। ये हमें फाइंड करना है। देखो इसमें हम लोग लेंगे एलसीएम ए बी आएगा एलसीएम, ए से ए कैंसिल आउट होगा, बी बचेगा, बी का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और फिर बी से बी कैंसिल होगा और फिर यहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया। देखो डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस है। अगर देखो डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, एक नंबर लिखा है 5 और एक लिखा है 3। अगर हमें इनका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस के लिए चाहे डिफरेंस में साइन नहीं लिया जाता, चाहे 3 से 5 माइनस कर दो, चाहे 5 से 3 माइनस कर दो, तो डिफरेंस हमेशा आएगा 2। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करना है तो अगर हम 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, लेकिन अगर 3 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2। लेकिन डिफरेंस में बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो या छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस में साइन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिए गए थे तो b माइनस ए लिखो चाहे a माइनस बी लिखो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और नीचे a भी कितना है 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/36, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 10 to the power 3x इक्वल 125, देन द वैल्यू ऑफ 10 to the power -2x। ऑप्शन हम लोगों के ये है -1/25, 25, 1/5, 1/25। देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10 to the power 3x इक्वल 125, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 3x इक्वल, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power x और होल पावर 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो इसका पावर का हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, दोनों साइड से क्यूब हटा दो, 10 to the power x इक्वल हो गया 5। अब हमें देखो वैल्यू किसकी चाहिए है, 10 to the power -2x, या इसको लिख सकते हैं 10 to the power x और पावर -2। 10 to the power x की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 की पावर हो जाएगी माइनस की वैल्यू है 5, यहाँ पे लिख दिया 5, या इसको लिख सकते हैं पावर ऊपर से नीचे आएगी तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/25, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसकी हम लोग डिफरेंट अप्रोच देखेंगे। ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर है जिनमें बड़े नंबर का 2 गुना। इज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है। इज 3 मोर देन, किससे 3 ज्यादा है? 5 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे वाले नंबर की 5 गुने से। एंड द सम ऑफ द 4 टाइम्स, सम ऑफ द 4 टाइम्स द लार्जर, यानी बड़े वाले नंबर का 4 गुना, और 3 टाइम्स द स्मॉलर, छोटे वाले नंबर की 3 गुना। इन दोनों का सम 71 है। हमें बताना ये नंबर क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, हमें पूरा सॉल्व करने की या पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हम लोग का पहले ही आ जाएगा इससे। हमें केवल एक लाइन पढ़ना है, ऑप्शन उठाने हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज 3 मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर। इतनी लाइन पढ़ना है, इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ट्वाइस द लार्जर यानी कि बड़े नंबर का 2 गुना। तो यहाँ पर देखो जैसे 4 ऑप्शन है और हमें मान लो बाई ऑप्शन आंसर करना हो, तो सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन उठाना चाहेंगे इसमें? जो ऑप्शन सबसे छोटे नंबर हो जिनमें, तो सबसे ये वाला नंबर तो बड़ा दिख रहा है 40, इनका मल्टीप्लाई कठिन भी होगा, तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं अभी। और देखो इसमें छोटे ऑप्शन कौन कौन से दिख रहे हैं? ये वाला छोटा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है छोटा, और ये वाला। चलो इसी को उठाते हैं नंबर से। देखो, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, छोटे वाले नंबर, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर यानी बड़े वाले नंबर का, लार्जर मतलब बड़े वाले नंबर का ट्वाइस, यानी 14 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 28। एंड टू नंबर्स एज 3 मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर, यानी छोटे वाले नंबर का 5 टाइम्स, छोटे वाले नंबर का 5 टाइम्स कितना होगा? 25। देखो ये वाली कंडीशन इसी में सेटिस्फाई हो गई। ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज 3 मोर देन, तो देखो ये वाला नंबर 3 ज्यादा है इसके 5 टाइम्स से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, बाकी किसी में करेगी ही नहीं। तो ये वाला देखो इसमें हो गई नहीं। देखो इसका ट्वाइस कितना होगा? 22, इसका 5 टाइम्स 45, तो ये कम ही है, ज्यादा कहाँ होगा? तो ये ऑप्शन बेकार। इसका ट्वाइस कितना होगा? 43 का 2 टाइम, 2 3 आर 6 और 2 4 आर 8, इसका 5 टाइम 40, तो ये 3 ज्यादा कहाँ है? बहुत ज्यादा है ये, तो ये बेकार। इसका 2 टाइम 34, इसका 5 टाइम 5, ये भी 2 कहाँ ज्यादा है? बहुत ज्यादा ही, ये तो 7 टाइम्स है लगभग, तो ये वाला ऑप्शन ही बेकार। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के खुद से पढ़े हुए भारतीय गणितज्ञ कौन से हैं इनमें से? तो ये क्वेश्चन यूपी टेट में हाल में ही पूछा गया है। ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन, श्रीधर आचार्य, आर्यभट्ट, हरीश चंद्रा। तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, यानी कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज 660 मीटर स्क्वायर, यानी एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो जैसे ये है एक कमरा, ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है, इनको रियल लाइफ में समझा जाए तो ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। जैसे अज्यूम ये 3D के फिगर्स होते हैं लेकिन 2D पे बना लिए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में खुद से अगर कंसीडर मेंटल इमेजिनेशन करके रियल में खुद देख के किया जाए तो ज्यादा आसान होता है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि ये अज्यूम किया एक कमरा है, ठीक है, इसकी 4 वॉल्स कौन कौन सी होंगी? एक ये होगी, एक ये होगी, एक इसके ये सामने होगी इस साइड, ठीक है, और एक इसके पीछे होगी यानी इस साइड आएगी। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है विड्थ और ये होती है हाइट, या फिर ये भी समझ लो हाइट, ठीक है। एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर लेंथ ट्वाइस है विड्थ के, यानी कि L इक्वल है 2B, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। इफ हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर स्क्वायर, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, यानी H इक्वल कितना है? 11 मीटर। देन द एरिया ऑफ इट सीलिंग यानी फर्श का क्षेत्रफल कहा, फ्लोर का क्षेत्रफल निकाला जाए, सीलिंग यानी कि ऊपर लेंटर का क्षेत्रफल, दोनों ही इक्वल होते हैं और दोनों के क्षेत्रफल होंगे क्या? देखो फर्श में क्या क्या होता है, ये होती है L और B, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू B, और यही किसका होगा? सीलिंग का भी L भी होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है? टोटल सरफेस एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ कोई भी कमरे का, तो ये होता है, देखो इसमें 2 फर्श होंगे, एक फर्श होगा और एक ऊपर सीलिंग होगी, L इंटू LB, ये मिलके हो जाता है 2LB, और ये वाले सरफेस भी 2 होंगे, एक ये होगा और एक इसके सामने होगा, BH
बी एच, इसलिए हो जाता है 2BH प्लस ये हो गया, इसके ऊपर सीलिंग हो गई, ये वाला हो गया और इसके सामने वाला हो गया, एक ये होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एच, यानी कि HL या LH। तो ऐसे ये भी दो होंगे, तो इसलिए इसमें 2 आ जाता है कॉमन, तो अंदर हो जाता है LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे हो जाता है। ये हम लोग डायरेक्ट को याद रखते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL, ये टोटल सरफेस एरिया ऐसे डायरेक्ट याद रखा जाता है। और इसमें कहा गया द एरिया ऑफ 4 बॉल्स, इसमें केवल 4 बॉल्स का कहा गया है एरिया, इसमें से 4 बॉल्स का कहा गया है, तो हम लोग इसमें से क्या हटा देंगे, एक इसका ये सीलिंग हटा देंगे और एक फ्लोर हटा देंगे। तो फ्लोर का एरिया क्या था, L इंटू बी, यानी L भी हट जाएगा और ऊपर सीलिंग से भी L भी हट जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो हमें जो एरिया दिया गया है वो ये दिया गया है 2BH प्लस HL, इसमें से 2 कॉमन कर दो, 2 तो कॉमन है और H कॉमन कर दो, तो अंदर बचेगा B प्लस L। अब देखो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दिया कितना गया है 660, यहाँ पर लिख दो 660, ये हो गया। और इसकी हाइट कितनी दी गई है 11, तो यहाँ पर हाइट की जगह पे रख दो 11। अब इसको सॉल्व करो, 2 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स और 11 से कितने टाइम को कैंसिल 3 टाइम, तो आ गया B प्लस L इक्वल 30, तो B प्लस L इक्वल आ गया 30। और इसमें एक और कंडीशन दी गई थी, एंड द लेंथ इट इज ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ है जो ट्वाइस है विड्थ के, तो देखो L की जगह पे लिख दो 2B प्लस B इक्वल 30, यानी 3B इक्वल आ गया 30, B इक्वल आ गया 10, तो ये हमारी निकल आई B। अब B निकल आई, B की वैल्यू इसमें रख दो 2 इंटू 10, यानी ये आ गई 20। तो हमें क्या निकालना था, देन द एरिया ऑफ इट सीलिंग, सीलिंग यानी कि ऊपर लेंटर का एरिया निकालना था, चाहे फ्लोर का एरिया निकाल लो चाहे लेंटर का एरिया निकाल लो, दोनों होंगे बराबर ही, क्योंकि LB, तो LB की वैल्यू चाहिए हमें। L की जगह पे कितना लिख दें, L की जगह पे लिख दें 20, B की जगह पे कितना लिख दें 10, 20 इंटू 10 200, यानी आंसर आ गया हम लोगों का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ दिस नंबर इज डिविडेंड बाय अ नंबर टू गिव क्वेश्चन 167 एंड रिमाइंडर 43, देन डिवाइडर इज, यदि इस नंबर में कोई एक ऐसा नंबर है जिससे भाग कर रहे हैं, तो भाग करने पर भागफल आ रहा है 167 और शेषफल आ रहा है 43, तो हमें वो नंबर बताना है कि वो कौन सा है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये वाला नंबर है 16075, इसमें हम कोई एक नंबर से भाग कर रहे हैं, वो हमें नंबर फाइंड करना है, और भाग करने पर भागफल आ रहा है 167 और रिमाइंडर यानी शेषफल आ रहा है 43, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो नंबर, ये वाला नंबर कौन सा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो बस इसमें वैल्यू रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो डिविडेंड कितना है 16075 इक्वल डिवाइजर कितना है, डिवाइजर फाइंड करना है, इनटू क्वोशिएंट कितना है 167 और रिमाइंडर कितना है 43, इसको उठा के यहाँ लाओ, ये हो जाएगा माइनस का 43, इसमें से ये यहाँ आ जाएगा उठ के, तो ये हो जाएगा माइनस का 43, 5 में 3 आएगा 2, 7 में 4 गया 3, 0 6 1 इक्वल टू डिवाइजर इंटू 167 मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा नीचे डिवाइड में 16032 अपॉन 167 इक्वल हो जाएगा ये हम लोग का आंसर। अब देखो अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट सारे अलग अलग होते तो हम लोग डायरेक्ट बाई ऑप्शन आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पर सबके यूनिट डिजिट है 6, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने में भी हम लोग कोशिश करेंगे जितने कम से कम में आंसर आ जाए उतना सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम लोग भाग कर रहे हैं 167 16032। अब देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर किसी नंबर से कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो 1 बार डिवाइड नहीं हो रहा है, लगभग करीबी है, 1 बार डिवाइड नहीं होता है और लगभग करीबी है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 20 को। अब देखो 3 से और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 30 और यहाँ पर ले लिया 290, तो देखो 290 लिया। अब देखो 30 से अगर हम लोग 1 टाइम डिवाइड करने जा रहे हैं 31 is 30, तो ये लगभग थोड़ा सा कम है, एक ही कम पड़ रहा है। अगर एक हो
जब भी ऐसी कंडीशन आए तो फिर वो नंबर सीधा डिवाइड होता है, या तो 9 बार डिवाइड होगा या फिर 8 बार। तो हम लोग फिर अगर 1 से डिवाइड नहीं हुआ और लगभग करीब ही है तो हम लोग फिर सीधा आगे चेक करेंगे, बीच में कहीं चेक नहीं करेंगे। तो देखो 167 से एक बार डिवाइड हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर 7 और होता, लेकिन 7 की कमी पड़ रही है यानी थोड़ा सा कम है, तो हम लोग इसको सीधा बीच में कहीं पर भी चेक नहीं करना है, सीधा 9 पर चेक करके देखते हैं। तो हमने किया 167 मल्टीप्लाई 9, तो 9 7 आर 63, 9 7 आर 63 कैरी 6, 9 6 आर 54, 54 और 6 60, 9 1 9, 9 6 15, तो ये आ गया 1503। अब देखो हमें इतना ही सॉल्व करना है बस, केवल पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। देखो आंसर तो हम यहीं से मार्क कर सकते हैं। 9 देखो कहाँ पर है, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 9, यहीं पर हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो इसे पूरा सॉल्व कर लो, अगर टाइम कम है तो यहीं पे हम लोग इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करो 0 0 6 में 5 1, तो आ गया 2 167। अब देखो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टेबल में 2 कब आता है, 7 6 आर 42, तो यानी 7 का मल्टीप्लाई जब 6 टाइम होता है तो आता है 2, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कर देंगे 6 टाइम, तो 6 7 आर 42 कैरी 4, 6 6 आर 36 और 4 40 कैरी 4, 6 1 6 4 10, ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 96। ये तो पूरा कर दिया था, लेकिन एग्जाम में पूरा नहीं किया जाता है, जहां पर हम लोगों का आ जाए आंसर वहीं पर रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ यदि a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/7, वैल्यू निकालनी है हमें a प्लस b प्लस c/c। तो देखो इसमें हम लोग डायरेक्ट a की जगह पे 3, b की जगह पे 4, c की जगह पे 7 रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन जब ही अप्लाई होती है जब यहाँ पर जो वेरिएबल है जितनी पावर ऊपर हो उतनी ही पावर नीचे हो, तो हम लोग ये रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है ये ab प्लस bc प्लस ca/c, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल इनका मल्टीप्लाई होने पावर बन रही है 2, यहाँ पर पावर बन रही है 2 और नीचे पावर है 1, तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएबल पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, ऊपर वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, नीचे भी वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं a = 3, b = 4, c = 7। तो इसमें हमने रखा यहाँ पर a की जगह पे 3, b की जगह पे 4, c की जगह पे 7 अपॉन c की जगह पे 7, 7 3 हुआ 10, 10 और 4 14, यानी 14/7 यानी कि हुआ 2। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए स्क्वायर ऑफ एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव अ साइड इन कॉमन, यानी कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक साइड है एक भुजा है वो कॉमन है। इफ साइड ऑफ ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 4/3 सेंटीमीटर, त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर ऑब्टेन, तो इन सबको मिला के जो एक शेप बन रही है, जो आकृति बन रही है, उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमें बताना है। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक स्क्वायर और एक समबाहु त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया और एक स्क्वायर बना लिया। देखो ये हो गया स्क्वायर और एक हो गया समबाहु त्रिभुज। अब इनमें एक भुजा कॉमन करनी है, तो कैसे भी इनको मिला के बना दो। देखो इसको हमने मिला के ऐसे बना दिया, ये हो गया समबाहु वर्ग और एक हो गया समबाहु त्रिभुज, इनमें एक भुजा कॉमन है, ये वाली भुजा हो गई है कॉमन। द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4/3, ट्राइंगल की साइड है 4/3, तो देखो समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 4/3, ये भी 4/3। अब देखो ये स्क्वायर की एक भुजा होगी 4/3, तो ये हो जाएगी 4/3, 4/3, ये हो जाएगी 4/3। तो अब देखो ये जो आकृति बनी है इसका हमें निकालना है परिमाप। कोई भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो उसमें जितनी साइड बाहर आ रही हो, अंदर वाली नहीं लेंगे, जितनी भी साइड आ रही हो सबको ऐड कर दो। तो देखो ये अंदर वाली साइड तो हट जाएगी, ये वाली साइड नहीं आएगी। परिमाप में बाहर का लिया जाता है, बाहर की साइड ली जाती है जो आकृति को घेर रही हो। तो देखो ये वाली हट जाएगी। अब देखो कितनी साइड है 1 2 3 4 5, तो देखो इनको कितने हैं 5 टाइम्स और इंटू 1 साइड, यानी एक साइड को अगर 5 टाइम जोड़ेंगे तो 5 टाइम, और पर साइड की लेंथ कितनी है 4/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 4 और 20/3, यानी कि 20 का डिवाइड करेंगे 3 में, 3 6 आर 80, 18 और 6 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं 12 दिनों में। बी एंड सी इन 15 डेज, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों में। सी एंड ए
इन 20 डेज। सी और ए मिलके कर रहे हैं 20 दिनों में। तो बताना है हाउ लॉन्ग वुड ए टेक, अगर ए सेपरेटली, अगर ए अकेला उस काम को करे तो वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर देगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करते हैं। ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए कर रहे हैं 20 दिन में। तो हमें बताना है कि अगर ए अकेला काम करे, सेपरेटली अकेला काम करे, तो वो काम कितने दिनों में खत्म कर देगा। देखो इसका ये वाला मेथड अच्छा होता है एलसीएम मेथड से, अगर इसको सॉल्व किया जाए। देखो 12, 15 और 20, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 आर 60, 15 4 आर 60, 23 आर 60। तो देखो ए और बी एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन का काम निकल आता है। ए और बी कर रहे हैं एक दिन में 5 काम, बी और सी कर रहे हैं 4 काम, सी और ए कर रहे हैं एक दिन में 3 काम। अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है ए का। तो ए का डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो देखो हमने इनको तीनों को ऐड किया तो हमारा ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल, इनको ऐड करो 5 4 9 और 9 और 3 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, 2 से डिवाइड कर दो 6, यानी ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम। और हमें चाहिए किसका है ए का। तो देखो इस इक्वेशन को फर्स्ट एज्यूम कर लो, इसको कर लो सेकंड एज्यूम, इसको कर लो थर्ड एज्यूम। तो देखो ए बी सी में से अगर हम किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें केवल ए मिले। तो देखो अगर हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए कैंसिल ही हो जाएगा। अगर हम इस वाली इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, केवल ए। तो हम लोग कर दे रहे हैं 4 माइनस सेकेंड, तो 4th में से सेकंड को माइनस करेंगे तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए। और 6 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, ये कितना बचेगा 2, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 भाग। तो हमें और ये जो बीच में निकल के आता है ये होता है टोटल काम, टोटल वर्क होता है 60। ए एक दिन में कर रहा है 2 काम और टोटल काम है 60, तो ए को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 60/2 यानी कि 30। ये होता है टोटल काम। टोटल काम में से अगर ए एक दिन में जितना काम कर रहा है उसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है ये 30। तो यानी कि हम लोग ए कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेगा 30 दिन में। अब देखो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन है 4/7 ऑफ अ पोल इज इन मड, यानी कि एक खंभा है जिसका 4/7 पार्ट है वो कीचड़ में है। व्हेन 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, जब ये वाला जो पार्ट था कीचड़ में था इसका 1/3 पार्ट बाहर निकाल लिया जाता है। पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाल लिया जाता है। एंड 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड, 1/3 पार्ट निकालने के बाद भी 8 मीटर इसमें से 1/3 बाहर निकालने के बाद 8 मीटर अब भी क्या है जमीन कीचड़ के अंदर है, इन द मड। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोल, पोल की टोटल लेंथ हमें बतानी है। देखो इसको एक तरीका तो है पूरा एक्स मानो, फिर पूरी ये डायमेंशन लो, फिर इसको पूरा सॉल्व करो। दूसरा है विद इन सेकेंड, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें हमें डायरेक्ट अगर ऑप्शन से टेस्ट करना हो तो देखो इसमें से 4/7 किसका निकल आएगा। और वैसे ही इसमें देखो ये 8 मीटर है, पूरा होल नंबर है, ये पॉइंट में तो है नहीं, तो यहाँ पर देखो 4/7 किसका निकल आएगा इसमें से, इसका तो 4/7 निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा। हाथ 4/7 करें 7 से कैंसिल ही नहीं हो रहा। इसमें देखो अगर 4/7 निकालें ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4/7 होगा ही नहीं कैंसिल, इसका 4/7 कैंसिल ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बेकार, ये वाला ऑप्शन बेकार, ये वाला ऑप्शन बेकार, आंसर हो जाएगा ये। हमें को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादा चेक करना हो तो और ज्यादा चेक कर लो। देखो 4/7 इसका कितना होगा, 7 3 21 यानी कितना हो गया 12, ये इसका 4/7 हो गया 12, यानी ये खंभा था इसका 12 मीटर है कीचड़ के अंदर है, और देखो 12 मीटर है कीचड़ के अंदर। एंड 1/3 ऑफ इट, इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 होगा 3 4 आर 12 यानी 4। अब इसका 4 ऊपर निकाल दिया, टोटल था 12 में से 4 बाहर ऊपर कर दिया, ये आ गया 4 पार्ट और ऊपर, तो 12 में से 4 चला गया ऊपर, तो अंदर कितना बचा होगा 8 बचा होगा। तो 8 देखो क्या था, जब 1/3 इसका बाहर निकाल लिया जाता है तो भी क्या है 8 मीटर कीचड़ के अंदर है। तो देखो ये बच रहा है 8 मीटर, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, बिना सॉल्व किए ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमने आज के क्वेश्चन देख लिए। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल हम लोग इसके और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।